नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल एडुएरा एक्स्ट्रा मार्क्स यानी एडुएरा एक्सएम शेपिंग फ्यूचर्स को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों से विनती है कि हमारे इस अभियान में, हमारे इस प्रयास में हमारा सहयोग करें। अभी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर क्लासेस शुरू किया है, जिसमें हमारा टॉपिक 1857 का विद्रोह है। और इस 1857 के विद्रोह की श्रृंखला में मैंने 5-6 वीडियोस डाले हैं। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं। आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे अपील है, आपसे अनुग्रह है, आपसे जो है वो आदर के साथ आपसे एक विनती है कि कृपया हमारे एडुएरा एक्सएम, एडुएरा एक्स्ट्रा मार्क्स यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए 1857 के विद्रोह की श्रृंखला में हम लोगों ने जो है कारण और स्वरूप को पढ़ने के बाद यानी कॉजेज ऑफ नेचर को पढ़ने के बाद रिजल्ट या और इफेक्ट यानी परिणाम हम पढ़ना है। परिणाम पढ़ते वक्त हमने 2-3 पॉइंट्स पहले क्लास में देखा है। पहला जो था ट्रांसफर ऑफ पावर, थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और याद हो जाती हैं। और क्लास शुरू होने से का जो एक गति है, जो एक क्लास के गति मोशन है, उस मोशन से हम फिर से जुड़ जाते हैं। तो चलिए तेजी से एक गो थ्रू हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता के हस्तांतरण में हमने यह पढ़ा था कि 1857 के विद्रोह का जब अंत होता है, उसे दबा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो 1858 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में कंपनी से जो है वो शासन ले लिया जाता है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर क्राउन को यानी ब्रिटिश राजवंश को हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथ में दे दिया जाता है। पहला तो परिवर्तन यह होता है। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसे समाप्त कर दिया जाता है। ये तो दो चीजें हो गई। इसके बाद इस पे दो और पॉइंट है, ए और बी। क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट यानी नए पद का सृजन। नया पद कौन सा बना था? तो नया पद बना था भारत सचिव का। यह कहाँ बैठता था? तो यह लंदन बैठता था। भारत सचिव जो है, इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाई गई थी। मंत्री परिषद कितने सदस्यों की थी? तो 15 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। 8 और 7, 8 सदस्य सरकार द्वारा चुने जाते थे और 7 सदस्य जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, यानी कंपनी के हाथ से शासन लिया गया था। कंपनी पूरी तरह समाप्त नहीं थी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये 7 लोग चुने जाते थे। और यह भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? भारत सचिव जो कि एक अंग्रेज हुआ करता था, जो कि लंदन में रहता था और भारत पर उसका नियंत्रण था। और यह उत्तरदायी किसके प्रति था? तो यह उत्तरदायी था ब्रिटिश सत्ता के प्रति। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। चलिए, दूसरा इसमें हमने पॉइंट यह पढ़ा था, एक था नए पद का सृजन और दूसरा था पद नाम में परिवर्तन। यानी गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय कर दिया गया। वायसराय, जैसा कि हम जानते हैं कि वायसराय का पद ले आया गया। वायसराय यानी ताज का प्रतिनिधि। तो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि के रूप में वायसराय भारत में रहा करता था। तो जैसे भारत सचिव के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, वैसे ही वायसराय के लिए एक जो है वायसराय की सहायता के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। आरंभ में इसकी सदस्य संख्या 6 थी, लेकिन 1861 यानी 1861 में इसकी सदस्यता को बढ़ाकर 12 कर दिया गया। और बहुमत से निर्णय लेने की बात थी, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार वायसराय साहब को दिया गया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी तरह वायसराय के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी और अधिकार दोनों सौंप दिए गए। चलिए, ये जो है सो ट्रांसफर ऑफ जो है पावर की बात थी। अब दूसरा आता है पॉलिसी ऑफ मिलिट्री बैलेंस, मिलिट्री बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस, यानी सेना के संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति जो है, जो थी वो हमारा यह दूसरा पॉइंट यही है। तो इसमें हमने यह पढ़ा था, ए में प्रोपोर्शनल नंबर्स यानी आनुपातिक संख्या एंड अपॉइंटमेंट्स या नियुक्तियां। आनुपातिक संख्या और नियुक्तियों से हमारा क्या तात्पर्य है? तो हम यह जानते हैं कि बंगाल में 2:1 का अनुपात रखा गया, यानी 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक, और बंबई और मद्रास में
5:2 का रखा गया, यानी 5 भारतीय सैनिकों पर 2 यूरोपीय सैनिक। ऐसा ये क्यों कर रहे थे? ऐसा इसलिए कर रहे थे कि संतुलन ब्रिटिश भारतीय सेना में, जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसमें संतुलन और जवाबी संतुलन दोनों को बनाया गया, ताकि जो है आगे अगर विद्रोह हो तो उस विद्रोह को एक तो संभावना ही समाप्त कर दी जाए और सेना में विद्रोह ही ना हो। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाता है, अगर विद्रोह होता है, तो उस विद्रोह को तुरंत ही दबाने के लिए उनके पास जो है सो पूरे के पूरे टूल्स हों। तो उसी टूल्स के विकास के तहत यह जो है आपको प्रोपोर्शनल नंबर्स में परिवर्तन किया गया। पहला तो काम ये किया गया। दूसरा काम क्या किया गया? दूसरा यह किया गया कि सबसे पहले जो है यूरोपीय वर्चस्व, सेना में यूरोपीय वर्चस्व को बढ़ाया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं, दूसरा काम क्या था? दूसरा काम ये था कि जो है सामरिक क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण भूभाग थे, उन भूभागों पर यूरोपियों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा सेना में, खुद सेना में जो महत्वपूर्ण जो विभाग थे, उन विभाग जैसे टैंक हो गए, तोपखाना टैंक विभाग हो गया, तोपखाना विभाग हो गया, ठीक है। तो इस तरह के विभागों पर पूरा का पूरा नियंत्रण यूरोपीय लोगों को ही दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? जब सेना के संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति के तहत हम यह जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में सेना ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बैरकपुर से यह विद्रोह शुरू हुआ था और यह विद्रोह फिर जो है सो मेरठ पहुंचा, मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से पूरे जो है सो हिंदुस्तान में, भारत में फैल गया। तो सेना ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सेना ही मेरठ से चलकर दिल्ली आई। बहादुर शाह जफर को इन लोगों ने अपना नेता माना। जनरल बख्त खान के अधीन एक समिति बनाई गई और उस समिति ने कार्य किया। तो इस चीज को, इस पूरे प्रसार को, पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने सेना में संतुलन और जवाबी संतुलन की जो नीति अपनाई, उस नीति में ही न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियंस कर दिया गया, यानी भारतीयों के लिए का एक नया वर्गीकरण किया गया। यह नया वर्गीकरण क्या था? लड़ाकू और गैर लड़ाकू जाति। लड़ाकू और गैर लड़ाकू जाति। जाहिर सी बात है, गैर लड़ाकू वे किसे मानेंगे और लड़ाकू किसे मानेंगे? कोई भी जो है सत्ता लड़ाकू उन्हें मानेगी जिस कौम ने या जिस क्षेत्र के या जिस तरह के लोगों ने उस सत्ता को सहायता प्रदान की हो। तो अंग्रेजों की सहायता करने वाले भारत में भारतीय सेना में जो लोग थे, यानी जो भारतीय सैनिक थे, उन कौमों को लड़ाकू कहा गया और उन कौमों को गैर लड़ाकू माना गया जो विद्रोह में शामिल थे। ये क्यों किया गया? ये किया गया इसलिए ताकि अंग्रेजों का एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण भारतीयों पर हो। वे लोग जो वर्तमान बंगाल और वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश के जो लोग थे, वो लोग, जिन लोगों ने कि 1857 के विद्रोह में काफी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उन लोगों के मनोवैज्ञानिक दबाव बने और उन लोगों के मानस पटल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाए। इसीलिए लड़ाकू और गैर लड़ाकू भाग में बांटा गया था। हम यह भी देखते हैं डिवीजन इन द नेचर ऑफ आर्मी, यानी सेना के जो है स्वरूप में बंटवारा किया गया, यानी सेना को बांट दिया गया। यह देखा गया था 1857 के विद्रोह के प्रसार में, यह देखा गया था कि एक क्षेत्र के नेता की अपील पर दूसरे क्षेत्र का नेता, दूसरी भाषा के क्षेत्र का नेता, दूसरे धर्म के क्षेत्र का नेता जो है वो वैसा ही रिएक्शन देता है जैसा उसे अपील किया गया था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ताकि सेना में एकता न बन पाए, तो सेना में बंटवारा किया गया। किस आधार पर बंटवारा किया गया? तो कास्ट यानी जाति के आधार पर बंटवारा किया गया, रीजन के आधार पर बंटवारा किया गया, ठीक है। तो यानी क्षेत्र के आधार पर बंटवारा किया गया। तो ये सब जो था, ये सब कायदे से वो किए गए काम थे, वो कवायदे थी जिन कवायदों से भारतीय ब्रिटिश सेना में एकता कायम न हो। तो चलिए, ये 2 पॉइंट तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे। तीसरा पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल का, फूट डालो और शासन करो की नीति। फूट डालो और शासन करो की नीति में हम क्या पढ़े थे? हमने यह पढ़ा था कि 2 मोड्स, यानी 2 तरह के जो है सो अप्रोच थे। किसके प्रति? तो मुसलमानों के प्रति। क्या था? तो पहला अप्रोच था नेचुरल एनिमी, यानी स्वाभाविक शत्रु का, और दूसरा अप्रोच क्या था? कॉन्फिडेंट एंड एलाई, यानी विश्वासी और सहयोगी का। ये 2 अप्रोच एक दूसरे के विपरीत हैं, पूरी तरह
एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए अप्रोच हैं। तो यह पहला और दूसरा अप्रोच क्यों कैसे बना? तो बना ऐसे कि अंग्रेजों ने जो है सत्ता किससे पाई थी? तो मुगल वंश से सत्ता पाई थी। मुगल वंश से जब इन लोगों ने सत्ता छीना था, जब इन्होंने पाया था, तो इन्हें यह लगा था कि मुसलमान हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं। इसलिए आरंभ में, इन द बिगिनिंग लिखा हुआ है, इसलिए आरंभ में अंग्रेजों ने हिंदू तुष्टीकरण की नीति अपनाई। हिंदुओं के को अपने से मिलाने का तमाम प्रयास किया और हिंदुओं को खुश करने का प्रयास किया गया और हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति भड़काने का प्रयास किया गया और मुसलमानों से अंग्रेजों ने दूरी बनाए रखी। लेकिन 1857 से जो यह नीति शुरू हुई, 1870 के दशक में जाकर यह बदल गया। कैसे बदल गया? तो अब बदल कर यह हो गया कॉन्फिडेंट एंड एलाई, यानी विश्वासी एवं सहयोगी की नीति। अब ये विश्वासी और सहयोगी कौन थे? तो वही थे जो कुछ दिनों पहले अंग्रेजों के स्वाभाविक शत्रु थे, यानी मुस्लिम्स। पहले स्वाभाविक शत्रु जो थे मुसलमान, अब वही कॉन्फिडेंट एंड एलाई यानी विश्वासी हम सहयोगी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ होगा, या ऐसा इसलिए हुआ कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने यह समझा इन दिनों में 1857 से 1870 के दशक तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों ने इस चीज को व्यवहारिक तौर पर समझा कि अल्पसंख्यकों के बजाय बहुसंख्यकों को खुश करना काफी कठिन है और नामुमकिन जैसा है। तो इसलिए अल्पसंख्यकों पर यानी मुसलमानों पर डोरे डालना ज़्यादा आसान होगा और ये इसी के तहत अंग्रेजों ने हिंदू तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर अब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति शुरू कर दी और मुसलमानों को अपना जो है विश्वासी और सहयोगी माना। वही मुसलमान जो कुछ दिनों तक पहले उनका स्वाभाविक शत्रु था। और इस तरह भारत के जो है दो सबसे बड़ी जनसंख्या के को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति, यानी जहर लोगों के दिमाग में घोल दिया गया। चलिए, तो आज की क्लास वास्तव में अब से शुरू होगी। यह इस पॉइंट से चौथा पॉइंट हमारा क्या था? एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को नेटिव स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेटिव स्टेट्स हिंदी में कहा जाए तो देसी रियासतें। तो इन देसी रियासतों, भारतीय देसी रियासतों के प्रति अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था, जो रुख था, उस रुख में, उस दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आया, ये हम पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद यह परिवर्तन आया था। तो ऐसा क्यों हुआ? हम यह जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में देसी रियासतों ने ब्रिटिश राज की सहायता की थी। ऐसा माना जाता है कि कई जगह पर जो है 1857 के विद्रोह को दबाने में देसी रियासतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इस चीज को अंग्रेजों ने भी समझा था। उन्हें यह लगने लगा था कि अगर देसी रियासतें 1857 के विद्रोह के इस तूफान में जो है अंग्रेजों के साथ खड़ी नहीं होती, तो ब्रिटिश शासन उसी समय यहाँ से समाप्त हो चुका होता, उड़ चुका होता। ये बात अंग्रेजों के दिमाग में समझ में आई। अंग्रेजों ने इस चीज को समझा और समझने के बाद उन्होंने समझौतावादी रुख नेटिव स्टेट्स के प्रति अपनाया। कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो हम ए में पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटी पीसफुल नेचर। एंटी पीसफुल नेचर किसका? ये एंटी पीसफुल नेचर है, ये एंटी पीसफुल नेचर है जो है वो देसी रियासतों का। देसी रियासतों के दरअसल तंगरोधक स्वरूप, तूफान जब नाव होती है, नाव समुद्र के बीच में होता है और उस समय अगर तूफान आता है तो उस तूफान में जो है सो तंगरोधक ही काम आते हैं। तो तंगरोधक के रूप में 1857 के विद्रोह के रूप में जो तूफान आया था, उस तूफान में तंगरोधक के रूप में अंग्रेजों का साथ दिया था देसी रियासत यानी नेटिव स्टेट्स ने। और इस चीज को उन लोगों ने समझा और इस चीज को भी समझा कि भारत में अंग्रेजी सत्ता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक देसी रियासतें अंग्रेजों के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ जो है सो देसी रियासतों ने भी अपने हित को समझा और उन्होंने यह समझा अब कि देसी रियासतों का हित अंग्रेजी राज के हित से ही सुरक्षित है। देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक जैसे हैं, यानी अंग्रेजी हित तभी तक सुरक्षित है जब तक देसी रियासतें
देसी रियासतों के हित सुरक्षित हैं, और देसी रियासतों के हित तभी तक सुरक्षित हैं जब तक अंग्रेजी राज सुरक्षित है, और अंग्रेजी राज तब तक सुरक्षित है जब तक देसी रियासतें उनके साथ खड़ी हैं। इस चीज को दोनों ने समझा, और दोनों ने समझा तो अंग्रेजों ने अब समझौतावादी रुख अपना लिया देसी रियासतों के प्रति। मैंने आपको 1857 के कारण के क्लास में मैंने आपको बताया था कि देसी रियासतों पर कब्जा करने के लिए लॉर्ड डलहौजी के रूप में आपको जो है, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत के सिद्धांत को की शुरुआत की थी। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत पूरा का पूरा मैंने आपको चार्ट दिया था। उस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि कब और किस स्टेट पर कब्जा किया गया। उन्हीं में सबसे जो है सो कुशासन के आधार पर अवध के कब्जा की बात की गई थी। तो देसी रियासतों के प्रति जो समझौतावादी रुख अपनाया गया, उस समझौतावादी रुख में यह देखा गया कि न सिर्फ देसी रियासतें जो हैं वो प्रोग्रेसिव आइडियाज को रोकने में सहायक हैं, बल्कि वो जो है सो रिएक्शनी यानी प्रतिक्रियावादी स्वरूप के उसमें भी वो प्रतिक्रियावादी स्वरूप में भी सहायक हैं। तो इस तरह से इस चीज को देसी रियासतों के प्रति जो नीति अपनाई गई, उस नीति को विकसित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। चलिए, तो ये तो ए हो गया। बी में है पॉलिसी ऑफ फेयर रिवार्ड्स। इसे हिंदी में कहा जाए तो उचित पुरस्कार। उचित पुरस्कार, ये उचित पुरस्कार की नीति कैसी थी, तो इसे हम समझेंगे पॉलिसी ऑफ फेयर रिवार्ड्स। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के प्रति फेयर रिवार्ड्स की नीति अपनाई। उचित पुरस्कार की बात क्या है, इसे समझना होगा। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो इसे समझ जाएंगे। पहले हमने अब उचित पुरस्कार वाले जो है सो कुछ पॉइंट आएंगे। उस पॉइंट में पहला तो ये था, इन लोगों ने जैसे कि हम जानते हैं कि व्यक्तिगत के सिद्धांत जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत के सिद्धांत को यहाँ समाप्त कर दिया गया, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया, और देसी रियासतों की जो मांग थी उस मांग को ध्यान में रखा गया था। पहला क्या था, पहला उनका जो है सो ये था, देसी रियासतों के राजाओं के का पहला था कि भाई हमारे राजनैतिक अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। यानी जो उनका पॉलिटिकल डिजायर था, उस डिजायर को अंग्रेजों ने मान लिया। 1857 से पहले जो अंग्रेज व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत देसी रियासतों को हड़प करके ब्रिटिश भारतीय शासन में, ब्रिटिश भारतीय राज में शामिल कर ले रहे थे, उन्हीं अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद देसी रियासतों के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार लिया। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था उनका कि उत्तराधिकार से संबंधित था। उत्तराधिकार के चयन, उत्तराधिकारी कर दीजिए, उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार, उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार। अब जो है सो कुछ दिनों पहले जब देसी रियासतें उत्तराधिकार के मुद्दे पर कंपनी से लड़ रही थी और अपने उत्तराधिकारी को चुनने के अधिकार को अपना स्वाभाविक अधिकार मान रही थी, उस अधिकार को अंग्रेजों ने कुछ दिनों पहले बंद कर दिया था, दबा दिया था। बलपूर्वक जो है उत्तराधिकारी के चयन के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उन्हीं अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद तुरंत बाद देसी रियासतों के उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार को मान लिया, यानी राजनीतिक अस्तित्व को भी स्वीकार लिया, उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार को भी स्वीकार लिया। और वैसे स्टेट्स जो कुछ ऐसी देसी रियासतें थी, कुछ ऐसे देसी राजा थे जिनका अपना पुत्र नहीं था या मर गया या फिर जन्म ही नहीं लिया, और उन्हें उत्तराधिकारी चुनने के लिए पहले की जो देसी रियासतें थी वे गोद ले लेते थे किसी न किसी को, और गोद लेकर वो किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। इस अधिकार पर भी पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया था और यह कहा था कि गोद लेने का अधिकार देसी रियासतों को नहीं है। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद गोद लेने के अधिकार को, यानी देसी रियासतें, वैसी देसी रियासतें जिनके अपने उत्तराधिकारी नहीं हैं, वे गोद लेने के अधिकार को मानते हुए गोद ले लेंगे किसी को, यानी उत्तर देसी रियासतों को गोद लेने का अधिकार भी दे दिया गया। और
कि जिसे ये गोद लेते थे उसे उत्तराधिकारी के रूप में उनको चयन करने का अधिकार मिल ही चुका था। तो ये 4 अधिकार जो थे, 4 पॉइंट्स आएँगे, व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और 3 अधिकार हैं, राजनीतिक अस्तित्व को मान लिया गया, उत्तराधिकारियों के चयन के अधिकार को दे दिया गया, गोद लेने के अधिकार को भी मान लिया गया। यानी देशी रियासतें अपने उत्तराधिकारी का चयन किसी भी तरह से, चाहे वो गोद लेकर, चाहे स्वयं अपना हो, वो किसी भी तरीके से वो कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी परिवर्तन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों के महत्व को समझा गया था और इसी के तहत ये सारी बात की गई थी। अब जो है सो आपको एक और पॉइंट आएगा, इसमें हम पढ़ रहे हैं पॉलिसी ऑफ फेयर रिवार्ड्स। पॉलिसी ऑफ फेयर रिवार्ड्स में हमने पढ़ा पहला कि क्या क्या रिवार्ड दिया गया। तो पहला रिवार्ड हमने यहाँ पढ़ा कि उनके राजनीतिक अस्तित्व को, पॉलिटिकल डिजायर को मान लिया गया, यानी वे अपने क्षेत्र के, अपने भूभाग के राजा माने जाएंगे। उनके क्षेत्र में रहने वाली जो प्रजा होगी वो उनकी प्रजा मानी जाएगी। पहला यही था, राजनैतिक अस्तित्व, पॉलिटिकल डिजायर को उनको मान लिया गया। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि सक्सेसर, यानी वो अपना उत्तराधिकारी चुन सकते थे। तीसरा अधिकार क्या था? वो जो है सो गोद लेने का अधिकार उनको दे दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा देशी रियासतों को अपने प्रति अनुग्रहित करने के लिए उन लोगों ने सम्मान देने की नीति अपनाई। यह सम्मान कैसा था? यह सम्मान जो है सो, जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, नाइटहुड का सम्मान, स्टार ऑफ इंडिया का सम्मान, स्टार ऑफ इंडिया, देशी रियासतों को, राजाओं को, लोगों को अब भारत में नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया जाने लगा, स्टार ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया जाने लगा। यानी इस तरह से अंग्रेजों ने देशी रियासतों को अपने प्रति झुका लिया और अपने प्रति वफादार बना लिया और उनके जो है सो राजनीतिक अस्तित्व को भी स्वीकार लिया। तो क्या देशी रियासतों के अच्छे दिन आ गए? उत्तर है नहीं, देशी रियासतों के अच्छे दिन नहीं थे। हालांकि उनको कुछ अधिकार मिल गए थे, लेकिन कैसे अच्छे दिन नहीं थे वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं सी वाला, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिश परम सत्ता, ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिश परम सत्ता। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट फेडरेशन, इसे हिंदी में कहेंगे अधीनस्थ संघ की नीति। देशी रियासतों के प्रति अंग्रेजों की नीति की शुरुआत होती है सेफ्टी वाल्व की थ्योरी, यानी सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के तहत, और उसका डेवलपमेंट होते चला जाता है और उसका चरण है अधीनस्थ संघ की नीति। यानी और उसके बाद जो है सो एक और आता है, सॉरी चरण नहीं है, इसके बाद एक और नीति आती है, वो है समान संघ की नीति। ठीक है, तो अधीनस्थ संघ की नीति, समान संघ की नीति, सब शुरुआत होती है सुरक्षा वाल्व की थ्योरी से, यानी सेफ्टी वाल्व की थ्योरी से। ये एक अलग टॉपिक ही है, वो लेकर मैं आपके सामने आऊँगा और उस टॉपिक में नेटिव स्टेट के प्रति ब्रिटिश पॉलिसी क्या रही है, वो उसी पर वो पूरा का पूरा टॉपिक होगा और हम वो पढ़ेंगे, अर्थात एक प्रश्न ही पढ़ेंगे कि देशी रियासतों के प्रति अंग्रेजों की क्या नीति थी। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि सबऑर्डिनेट फेडरेशन यानी अधीनस्थ संघ की नीति। अब समझिए इस चीज को, ये हो गया ब्रिटिश पैरामाउंसी, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी ब्रिटिश परम सत्ता, और ब्रिटिश परम सत्ता के अंतर्गत क्या रख दिया गया? ब्रिटिश परम सत्ता के अंतर्गत ही है देशी रियासतें। ये कौन से, ये जो गोले बना रहा हूं मैं, ये देशी रियासतें हैं। ये देशी रियासतें चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ये देशी रियासतें किसके अधीन है? ब्रिटिश पैरामाउंसी की, यानी ब्रिटिश परम सत्ता की। ये ब्रिटिश परम सत्ता का अर्थ क्या है? यानी ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटेन का पार्लियामेंट और ब्रिटेन का राजवंश। तो चलिए, तो ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी अधीनस्थ संघ की नीति के तहत जो है वो कंसेप्ट आ गया। अब इस कंसेप्ट में क्या किया गया? अधीनस्थ संघ की नीति के तहत देशी रियासतों के जो है हम लोगों ने पढ़ा कि देशी रियासतों पर नियंत्रण रखना जरूरी था। ब्रिटिश पैरामाउंसी, देशी रियासतों को हमने पढ़ा कि काफी अधिकार और उचित पुरस्कार दिए गए। तो मैंने आपसे अभी अभी कहा कि क्या उनके अच्छे दिन आ गए? उत्तर है नहीं। ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट नामक एक पद ले आया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट यह कहाँ रहता था? तो यह रहेगा देशी रियासत। प्रत्येक देशी रियासत में एक ब्रिटिश, एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई और ये अंग्रेज अधिकारी
स्वाभाविक तौर पर यूरोपीय होता था। और ये अंग्रेज अधिकारी कहाँ रहेगा, तो देसी रियासत के दरबार में रहेगा। और देसी रियासत के दरबार में इसका काम क्या होगा, देसी रियासत के दरबार में होने वाली घटनाओं, होने वाले नीतियों, कानूनों की जानकारी, यानी देसी रियासत की बाह्य और आंतरिक स्थिति की जानकारी वो ब्रिटिश परमसत्ता यानी अपने उच्च अधिकारी यानी ब्रिटिश परमसत्ता यानी क्राउन को देगा। कैसे, किसके माध्यम से, तो वायसराय के माध्यम से। तो वायसराय को देगा भाई। तो ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा तो क्या दिक्कत है, तो व्यवहारिक तौर पर ब्रिटिश रेजिडेंट को यह कहा गया था कि यह देसी दरबार में, देसी रियासतों के दरबार में रहेगा और यह आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में ब्रिटिश रेजिडेंट की जो देसी रियासतों में रहता था, वो चाहे वो विकास का मुद्दा हो जो कि आंतरिक मुद्दा है, चाहे वो कानून बनाने का अधिकार हो यानी आंतरिक मुद्दा है, चाहे वो युद्ध का अधिकार की बात हो, ज्ञान निर्णय हो, यह बाह्य मुद्दा है, चाहे वो समझौता या शांति स्थापित करने की बात हो जो कि बाह्य युद्ध से जुड़ा हुआ मामला है। तो यानी आंतरिक और बाह्य व्यवहारिक तौर पर इन दोनों में ब्रिटिश रेजिडेंट का जो है कब्जा होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट आंतरिक और बाह्य देसी रियासतों के प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करता था। इस तरह से वास्तव में देसी रियासतों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश राज के अधीन ले आया। उन्हें अधिकार तो दिए गए, लेकिन उन अधिकारों पर रेजिडेंट बैठाकर एक तरह से उनकी गर्दन पकड़ ली गई और उनका गर्दन ऐसा पकड़ा गया ब्रिटिश रेजिडेंट नामक अधिकारी के द्वारा कि जब भी ब्रिटिश राज सत्ता चाहती उनका गर्दन दबा दिया जाता, समाप्त कर दिया जाता। यहाँ यह भी था कि राजत्व का जो अधिकार था, यानी देसी रियासतों के राजत्व का अधिकार, यानी राजत्व का अधिकार यानी किंगशिप का अधिकार, किंगशिप का अधिकार तो मिल गया था। किंगशिप का अधिकार कैसे मिला था, हमने यह पढ़ा है, उचित पुरस्कार में यह पढ़ा है कि उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार मिल गया और गोद लेने का अधिकार मिल गया। तो राजत्व का अधिकार तो उन्हें मिला, लेकिन इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक था। बिना अनुमोदन के कोई भी राजा नहीं बन सकता था। और यह अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह अनुमोदन किया जाएगा रेजिडेंट के कहने पर वायसराय के द्वारा। यानी रेजिडेंट की भी भूमिका हो गई और वायसराय की भी भूमिका हो गई। और इस तरह से देसी रियासतों को तमाम अधिकार देने के बाद भी जिनका वो डिमांड कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया। अब देसी रियासतों, हमने शुरू में यह पढ़ा कि देसी रियासतों का हित तभी सुरक्षित था जब अंग्रेजी सत्ता उनके महत्व को समझे, और अंग्रेजी राज यहाँ तभी तक सुरक्षित था जब देसी रियासतें उनका साथ दें। इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बनने की जो बात थी वो बात इन्हें समझ में आई और इन दोनों ने एक दूसरे से गठबंधन बनाया। लेकिन इस गठबंधन में देसी रियासतों को नुकसान हुआ, न कि लाभ, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह अंग्रेजी कब्जे में आ गई। हालांकि बस यह था कि उनको जो है सैद्धांतिक तौर पर राजनैतिक उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। तो चलिए, ये था एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन प्रिंसली स्टेट। पांचवा क्या था, पांचवा पॉइंट है न्यू सोशल पॉलिसी, नई सामाजिक नीति। नई सामाजिक नीति, नई सामाजिक नीति क्या चली गई भाई, तो ए में है सपोर्ट टू रिएक्शनरी फोर्सेस। रिएक्शनरी फोर्सेज यानी प्रतिक्रियावादी ताकतों को, प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी ताकतों को जो है अंग्रेजों ने अब सपोर्ट करना शुरू किया। हम यह जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के कारण के रूप में कई जो सुधार करने का, जो सामाजिक सुधार करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था वो कारण के रूप में आ गया। जैसे 1829 में जो है सती प्रथा का बैन हो, आगे चलकर बाल विवाह रोकने का जो है कानून पारित किया गया, विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित किया गया। ठीक है, तो और हम यह जानते हैं कि कर्नवालिस कोड बनाया गया था। कर्नवालिस कोड में यह कहा गया था कि ये कानून होगा, कानून जो है सो सबके लिए समान होगा, सब समान माने जाएंगे। इस तरह की जो बातें थी, इन बातों से जो है भारतीय
प्रतिक्रियावादी ताकतें काफ़ी जो है नाखुश थीं और 1857 के कारण में हम यह देखते हैं कि 1857 के कारण में जो है सामाजिक अंग्रेजी सामाजिक सुधार की नीतियों ने अपनी भूमिका निभाई थी। ज़ाहिर-सी बात है कि जब अंग्रेज़ों ने यह देखा कि अगर हम सामाजिक छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उन सामाजिक छेड़छाड़ करने से भारत के बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारे खिलाफ खड़ा हो जा रहा है, तो सामाजिक छेड़छाड़ मत करो। यानी भारतीयों को अंधविश्वास, कुरीतियाँ, परंपराओं में रहने दो और वे कुरीतियाँ चाहे कितनी भी घिनौनी, कितनी भी जो है वो जानलेवा हों, कितनी भी पुरानी हो, धार्मिक कट्टरता भी क्यों ना हो, उन चीज़ों के साथ इन्हें रहने दिया जाए। यानी अब अंग्रेज जो कि पहले प्रगतिशील ताकतों का जो है समाज सुधार के कार्यक्रम के तहत सहयोग कर रहे थे, उन अंग्रेजों ने अब 1857 के विद्रोह के बाद प्रतिक्रियावादी ताकतों को सहयोग देना शुरू कर दिया। यानी सामाजिक सुधार के अधिकार, सामाजिक सुधार के कार्यक्रम बंद कर दिए गए और देश को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इन में बाँटने की परंपरा अंग्रेजों ने शुरू कर दी। दूसरा है पॉलिसी ऑफ रेशियल सुपेरिटी एंड मास्टरी, यानी प्रजातीय श्रेष्ठता और स्वामी होने की नीति। अंग्रेजों ने इस चीज को भली भांति समझ लिया था कि भारतीय सामाजिक ढांचा जो है वो जाति आधारित यानी कास्ट आधारित है और इस कास्ट वाले जो वर्गीकरण है इसमें एक सर्वोच्च है और उसके नीचे कई जो है सो जातियां हैं। ये जातियां एक तरह से सामाजिक रूप से इस तरह बटा हुआ है कि ये जाति उस जाति से छोटी है, वो जाति उस जाति से छोटी है। यानी निम्नता का जो भाव था, वो भाव भारतीयों में था। इस चीज को इन लोगों ने समझा और इस चीज को समझने के बाद रेशियल सुपरिटी यानी नस्लवादी श्रेष्ठता और चूंकि उन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाया और इसके पहले भारतीयों से भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथों में ली, तो इस तरह से नस्लवादी श्रेष्ठता के साथ स्वामी होने की अवधारणा का विकास किया। अब यह कैसे विकास किया गया इस चीज को समझिए। यह काफी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। क्यों? क्योंकि यह अंग्रेजों ने इस बात को समझा कि अगर किसी क्षेत्र पर अनंत काल तक शासन करना है तो वहाँ के लोगों को मानसिक गुलाम बना लिया जाए। जब हम मानसिक गुलाम बना लेंगे तो वो अनंत काल तक हमारा उस पर शासन रहेगा। यानी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की बात की गई। यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर अंग्रेजों ने स्वयं की प्रजातीय श्रेष्ठता को दर्शाया और स्वयं के स्वामी होने के अधिकार को दर्शाया। अब ये कैसे किया गया? तो यह किया गया जैसा कि हम जानते हैं कि जो है आपको रेलवे में जो रिजर्वेशन होता था, रेलवे में आरक्षण की बात हो, होटलों में आरक्षण की बात हो, होटलों में आरक्षण की बात हो। इसके अलावा जो है पार्क में प्रवेश एंट्री की बात हो। इसके अलावा सिनेमा हॉल में एंट्री की बात हो। इन सब चीज़ों पर सिनेमा हॉल में एंट्री की बात हो। इन सब चीज़ों पर प्रजातीय श्रेष्ठता और स्वामी होने के अधिकार को दर्शाया गया। कई जगह, कई पार्क में, कई सिनेमा हॉल में यह बोर्ड, सिनेमा हॉल के बाहर, पार्क के बाहर यह बोर्ड टंगा हुआ होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यानी जो है भारतीय और कुत्ते इस पार्क में, इस सिनेमा हॉल में, इस होटल में नहीं आ सकते हैं। ये जो बात थी, ये बात क्यों की गई? ये बात एक नई बात थी 1857 के बाद। ये बात इसलिए की गई कि ये अंग्रेज जो थे, ये अंग्रेज स्वयं को सुपीरियर दिखाना चाहते थे। अंग्रेजी जाति को सभ्य, जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है, व्हाइट मैन श्वेत व्यक्तियों के बोझ का सिद्धांत, वो सिद्धांत यही है कि इस पूरे धरती पर वे जो गोरे लोग हैं वो लोग ही सभ्य हैं और उन लोगों पर एक बोझ है, एक भार है कि काले लोगों को, जो भी गोरे नहीं है, गोरे के अलावा जितने भी लोग हैं, जितने तरह के लोग हैं, उन सब लोगों
लोग चूँकि वो असभ्य हैं, तो उन असभ्य लोगों को सभ्य बनाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? तो इन गोरे लोगों की है और